हेलो गाइस। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इमेजिनरी यूनिट के बारे में। आज हम मेनली कॉम्प्लेक्स का मेन जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा बी। जो भी नंबर आपका a प्लस अयोटा बी के फॉर्म में दिख जाए उसे क्या कहेंगे, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जो कि हमारा किस फॉर्म में दिखे, a प्लस अयोटा b के फॉर्म में दिखे, उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट किया जाता है, z से। किससे डिनोट किया जाता है, z से। इसका मतलब z इक्वल में क्या है, a प्लस में अयोटा b। ये आपका किसका फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल z इक्वल में 2 प्लस में 3 अयोटा। ये हमारा क्या है, a प्लस में अयोटा b, a प्लस में अयोटा b के फॉर्म है। और यहाँ पे a और b देखो, a और b आपके क्या है, रियल नंबर्स है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि इफ z इक्वल में a प्लस अयोटा b, if z equals to a plus iota b, then a is called real part of z and it is denoted by real part of z। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, and it is denoted by real part of z and b is called imaginary part of z and it is denoted by imaginary part of z। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ z इक्वल में a प्लस अयोटा b, अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b के फॉर्म में है तो उसमें जो a होता है, a को क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट का मतलब इसके साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट जुड़ा है, इसके साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रियल पार्ट। एंड इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट किया जाता है रियल पार्ट ऑफ z। कैसे डिनोट किया जाता है, रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही जो b है, b को क्या कहेंगे, किसके साथ जुड़ा है, अयोटा के साथ जुड़ा है। अयोटा का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट का मतलब ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी के साथ जुड़ा है, तो इमेजिनरी का पार्ट है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड इट इज डिनोटेड, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, लिख लो। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि z इक्वल में 3 प्लस में 2 अयोटा, तो बताओ इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 3। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, 3। एंड मैंने बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ कितना होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, अयोटा। अयोटा के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, 2, तो इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारा, 2। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट, मिटा दो। अब उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला, इफ z इक्वल में a प्लस अयोटा b, z हमारा क्या है, a प्लस अयोटा b, एंड a इक्वल्स टू में 0। अगर मेरा a इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा तो a क्या होता है, बोलो, रियल पार्ट ऑफ z। अभी बताया था a क्या था, रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स it is purely
इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर हमारा z में a 0 हो जाएगा तो ये z क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा b बचेगा, इसके साथ कोई भी रियल पार्ट है नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बचा हमारा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे, अगर a क्वेश्चन में 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर। इसमें हमारा एक भी क्या है, रियल पार्ट, हमारा एक भी रियल पार्ट इसके साथ नहीं जुड़ा। दूसरा पॉइंट, इफ b इक्वल टू में 0 दैट इंप्लाइज क्या होता है बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा दैट मींस इट इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। इसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, इसको कहेंगे प्योरली रियल। ठीक है, जैसे b 0 हो जाएगा तो z इक्वेशन में क्या बचेगा, a, तो a क्या है हमारा, प्योरली रियल, इसके साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर जुड़ा है नहीं जुड़ा। ऐसे ही तीसरा, इफ a नॉट इक्वल टू में 0 एंड b नॉट इक्वल टू में 0 दैट इंप्लाइज मतलब ये क्या होता है, दोनों तरफ कि इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है। a इक्वल टू में 0 एंड b इक्वल टू में 0 दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू में 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू में 0, देन it is known as imaginary number। क्या पढ़ेंगे इसको, सिर्फ इमेजिनरी नंबर। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का a इक्वल में 0 होता है, a इक्वल में 0 होता है, उसका रियल पार्ट बिल्कुल ही 0 हो गया, रियल पार्ट बिल्कुल ही 0 हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा। तो इमेजिनरी पार्ट बचेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। क्या कहेंगे उसे, प्योरली इमेजिनरी। मतलब आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाएगी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारा क्या वो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब क्या, उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो लिख दोगे किस फॉर्म में होगा वो, फिर z इक्वल टू आयोटा b। ऐसे दूसरा पॉइंट हमारा क्या, इफ b इक्वल टू में 0, अगर b 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू में 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू में 0, मतलब जितना भी इमेजिनरी पार्ट है वो सारे खत्म हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बच गया। तो रियल पार्ट बच गया तो उसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट, अगर a भी नॉट इक्वल टू में 0 और b भी नॉट इक्वल टू में 0 दैट इंप्लाइज रियल पार्ट भी 0 ना हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 ना हो, तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्योर, वो हमारा सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा, ना प्योरली रियल होगा ना प्योरली इमेजिनरी होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या कि 0, अब आप लोगों के मन में सवाल उठता हो कि 0 को क्या कहेंगे, 0 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो 0 इज कॉल्ड एज प्योरली रियल as well as purely real as well as purely imaginary but not a imaginary number। ठीक है, उसको हम प्योरली रियल भी कह सकते हैं क्योंकि उसका हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट 0 है, उसको हम प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका हमारा रियल पार्ट भी 0, रियल पार्ट भी 0 है, बट उसको हम इमेजिनरी नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के लिए हमारा कंडीशन क्या है, अभी बोला था इमेजिनरी नंबर के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा a नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए एज वेल एज b भी हमारा नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। हो गया, अच्छा जैसे कभी कोई पूछ दे कि z इक्वल में हमारा -3 -
4 आएगा। तो बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है इसमें और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, बताओ। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, हमारा कोई भी नंबर किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल्स में a प्लस आयोटा b। तो a जो होता है वो हमारा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड और b जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो मैंने आपसे क्या बोला, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इसमें क्या है, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड पूरा का पूरा साइन के साथ लिखना है। तो क्या है इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड -3। इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या है -4। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इक्वल में 3 पाई, जेड इक्वल में 2 आयोटा और जेड इक्वल में 3 प्लस 2 आयोटा। बताओ इसमें से कौन सा प्योरली रियल है, कौन सा प्योरली इमेजिनरी है और कौन सा हमारा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। तो कौन सा प्योरली रियल है, तो 3 पाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई के वैल्यू जानते हैं ना 3.14 होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, ये हमारा 3 इंटू 3.14 कोई रियल ही आएगा। प्लस में 0 आयोटा है, कुछ नहीं है, इसके साथ क्या होगा 0 आयोटा। यहाँ पे हमारा 2 आयोटा, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 0 प्लस में 2 आयोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल में 0। तो मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल में 0। तो इसका मतलब वो क्या होता है, प्योरली रियल। क्या होता है, प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या बच गया, सिर्फ रियल नंबर बच गया। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल में 0। देखो रियल पार्ट ये आयोटा के साथ जुड़ा है, ये तो हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल में 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल में 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। उसके बाद जेड इक्वल में 3 प्लस 2 आयोटा, इसमें बोलो रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल में 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल में 0। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कर लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मिटा दो इसे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि इफ Z1 equals to में A1 plus iota B1 and Z2 equals to में A2 plus iota B2 are equal if only। इसका मतलब क्या होता है, केवल और केवल तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब A1 equals to में A2 होगा एंड B1 equals to में B2 होगा। दैट इंप्लाइज क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। अब इतना लंबा चौड़ा आराम करके लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू में A1 प्लस में आयोटा B1 और दूसरा है Z2 इक्वल टू में A2 प्लस में आयोटा B2। मैंने बोला कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, Z1 इक्वल टू में Z2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब हमारा A1 प्लस आयोटा B1 इक्वल में A2 प्लस आयोटा B2 होगा। मतलब ये वाला इसके इक्वल हो और ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, इसका मतलब A1 इक्वल टू में A2 हो एंड B1 इक्वल में B2 हो, तभी हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, A1 इक्वल में A2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल में रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला कि इफ Z1 इक्वल में x प्लस में 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू में 2 प्लस में y आयोटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या है, आर इक्वल, देन फाइंड x एंड y। आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, Z1 इक्वल में Z2, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z2
तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल में रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, ये हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 और ये हमारा रियल पार्ट ऑफ Z2। तो इसको इसके इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 2। ऐसे ही एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ जुड़ा है Z1 में अयोटा के साथ कौन सा जुड़ा है, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और ये हमारा क्या हो जाएगा, Z2 का इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि Z2 के अयोटा के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है, 3 इक्वल टू में y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो आंसर है x इक्वल टू में 2 और y इक्वल टू में 3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस पूरे से हमें क्या मिलता है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कब होते हैं, जब हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब a1 इक्वल टू में a2 और b1 इक्वल टू में b2 हो। मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मतलब z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और हमारा z1 का इमेजिनरी पार्ट z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, वरना नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। इफ a प्लस b माइनस अयोटा थ्री ए प्लस 2b equals to 5 plus 2 iota, then find a and b, then find a and b। अब इसने बोला है कि if this equals to में this, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, a, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, b। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कोई सा भी नंबर होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z1 मान लेते हैं और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या मान लेते हैं, Z2 मान लेते हैं। तो इसने बोला Z1 इक्वल टू में Z2 है, तो आप a और b की वैल्यू बताओ। हमें पता है जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होता है तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट क्या है, जो अयोटा के साथ ना जुड़ा। तो अयोटा के साथ कौन सा नहीं जुड़ा है, ये पूरा। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z2। मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस b, Z2 का रियल पार्ट कौन सा, जो अयोटा के साथ ना हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस b इक्वल टू में 5, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, एक कंडीशन तो ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए, एंड और दूसरा कंडीशन क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 विद साइन। मैंने बोला है क्या करना है, विद साइन लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है बताओ, माइनस का 3a प्लस 2b इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 2। इसका मतलब 3a प्लस 2b, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। कुछ गधे क्या करेंगे, यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं सीधे क्या लिख दूंगा इसको, 2a प्लस 2b प्लस a लिख सकता हूं, 3a को 2a प्लस a लिख सकता हूं ना, इक्वल टू में 2। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस a इक्वल टू में 2, और a प्लस b की वैल्यू कितनी है, बोलो, a प्लस b की वैल्यू 5 है। यहां पे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 into 5 प्लस a इक्वल टू में 2। तो a इक्वल टू में कितना आ जाएगा, बोलो, 10 और -2 कितना आ जाएगा, a इक्वल टू में -8। a इक्वल टू में -8 होगा तो b इक्वल टू में कितना होगा, b इक्वल टू में 5 प्लस 8 हो जाएगा कितना, 30। बोलो कोई दिक्कत है तो, इसका मतलब a इक्वल टू में -8 एंड b इक्वल टू में 30। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसे। अरे समझ आ रहा है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करके बताओ। इफ 2 प्लस 3 आयोटा x स्क्वायर माइनस
3 माइनस 2 आयोटा y इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। फाइंड x एंड y। बताओ कैसे होगा, सोचो, वीडियो पॉज करके करो तब तक। दिख नहीं रहा ये, इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन जो था ये था आपका इफ a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन है आपका इफ 2 प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 माइनस 2 आयोटा y इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फाइंड, बताओ। अच्छा, इसमें तो यहां पे भी आयोटा है, यहां पे भी आयोटा है। अब क्या करेंगे, तो बदलो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 आयोटा x स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा y। यही होगा। इक्वल्स टू में हमारा क्या, इक्वल्स टू में 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। अब देखो अयोटा के साथ कौन सा पार्ट है और रियल कौन सा पार्ट है, उसको अलग कर लो। तो 2x स्क्वायर और 3y ये हमारे क्या है, रियल पार्ट है, तो इसको एक साथ लिख लो 2x स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में क्या करो, अयोटा कॉमन लो। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस में अयोटा बाहर आ गया, क्या हो जाएगा 2y होगा। ठीक है ना, ये 2x स्क्वायर माइनस में 3y, यहाँ का अयोटा कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर प्लस में हमारा क्या बच जाएगा 2y इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस में 5 आयोटा। अब हमारा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इक्वल कब होता है, जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो जाए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, ये इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस में 3y किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, 2x माइनस 3y के इक्वल। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 हमारा कितना है, 3x स्क्वायर प्लस में 2y किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, 5 के इक्वल। ठीक है, a1 इक्वल टू में a2, b1 इक्वल टू में किसके, b2 के इक्वल। अब यहां से सोल्व करेंगे, देखो सेम क्वांटिटी और क्या इक्वल साइड के उधर है, तो दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी होता है क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, जीरो आंसर। इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू में 2x बच गया। अब कुछ गधे क्या करेंगे, अच्छा सर यहाँ से x से x भी तो कैंसिल हो रहा है, अरे बेवकूफो यहाँ पे पावर देखो 2 है, ऐसे कैंसिल नहीं करते, आपका एक सीधे एक रूट ही चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में 0 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर यहां से एक x से एक x कैंसिल कर देते तो फिर यहाँ पे क्या बच जाता, x इक्वल टू में सिर्फ 1 आता, एक ही वैल्यू आती। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो 2x कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू में 0, मतलब यहाँ पे एक 2x इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू में 0, मतलब x इक्वल टू में 0 आ रहा है और x इक्वल टू में 1। अब आ रही है ना दो वैल्यू, और हमें पता है जितना हमारा क्या होता है पावर होता है, वैल्यू भी कितनी आती है उतनी ही आनी चाहिए, मतलब इस इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे। तो आपने यहाँ पे तो एक रूट गायब कर दिया था अगर x से x काट देते तो। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू में 0 आया और x इक्वल टू में 1 आया, तो क्या मैं ये x इक्वल टू में 0 एक बार यहाँ पे केस 1 लो, केस 1 कब, जब x इक्वल टू में क्या करोगे, पुट x इक्वल टू में 0 इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में,
जब x इक्वल टू में 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू में कितना आएगा, y इक्वल टू में 5/2 आएगा, ठीक है। एंड केस 2, जब हम पुट x इक्वल में क्या पुट करेंगे बोलो, x इक्वल में 1 पुट करो, x इक्वल में 1 पुट करोगे तो आपका कितना आएगा y, x इक्वल में 1 पुट करोगे तो 3 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 या 2, तो कितना बच जाएगा 2y इक्वल में 2, दैट इंप्लाइज y इक्वल में 1, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल में 0, y इक्वल में 5/2, x इक्वल में 1, y इक्वल में 1। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख लो, 0, 5/2 एंड 1,1। समझ आया, इसमें यही थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस इससे हार्ड नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट करें। अरे यहाँ पे -2 था, हमने यहाँ पे 2 लिखा है, अरे यहाँ पे -2 करना है इसको, ठीक है, ठीक कर देना। यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना था पहले से ही -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 या 10, और वहां पे कितना हो जाएगा e इक्वल -2 -10, कितना हो जाएगा -12 से सही कर लेना, -12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 करेंगे, कहां था, हाँ तो a की जगह क्या पुट करोगे, -12 प्लस b इक्वल में 5, तो b इक्वल में कितना आ जाएगा 70, ठीक है, सही कर देना, ये मिटा दे। अच्छा, उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे अच्छे से पढ़ना। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इफ, सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या, डेफिनेशन, इफ z इक्वल्स टू में a प्लस अयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन a माइनस अयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमारा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू में a प्लस अयोटा b के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जहां पे इधर प्लस है तो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा माइनस, तो ये वाला जो है ये इसका क्या कहलाएगा, ये इस वाले का कॉन्जुगेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, किससे डिनोट किया जाता है, z बार, ठीक है। इसका मतलब अगर z इक्वल टू में a प्लस अयोटा b है, तो देन z बार कितना हो जाएगा बोलो, a माइनस अयोटा b, ठीक है, याद रहेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस अयोटा b के फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, बार, और z बार का मतलब क्या है, जहां पे भी अयोटा दिखे वहां पे ये वाला माइनस शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर मैंने बोला जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला z इक्वल में 2 प्लस में 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, z बार, तो कॉन्जुगेट का मतलब z बार, तो जहां पे अयोटा है हमेशा अयोटा के पीछे माइनस लगाना है, ना कि रियल पार्ट के पीछे, सिर्फ अयोटा के पीछे लगाना है माइनस। ये माइनस कहां शिफ्ट होगा, अयोटा के पीछे, तो 2 माइनस में 3 अयोटा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि z इक्वल टू में -3 -2 अयोटा, अब इसका z बार बताओ, चलो पहले प्लस वाला कर दो, अब इसका z बार बताओ क्या होगा, तो फिर से z बार क्या करेंगे 3, और हमने क्या किया, ये माइनस पीछे शिफ्ट किया अयोटा के, तो अयोटा के पीछे शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस बार अगर z 3 -2 अयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा 3 + 2 अयोटा हो जाएगा।
अब मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि z इक्वल में -3 -2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बताओ, इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा। रियल पार्ट को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है तो क्या करेंगे हम आयोटा के पीछे क्या लगा लेंगे, ये वाला माइनस आयोटा के पीछे भी लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब अगर z इक्वल में -3 -2 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 + 2 आयोटा। ठीक है, हमेशा आपको माइनस कॉन्जुगेट में माइनस कहां लगाना है, आयोटा के पीछे लगाना है। कहां लगाना है, आयोटा के पीछे। याद रहेगा ये, लिख लो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आता है हमारा मॉडुलस ऑफ, कैसे देखो, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी नीचे लिखो क्या है, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों चीज का मतलब क्या है, सेम ही है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, या तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, या तो उसकी क्या मैग्नीट्यूड निकालना है। सबका मतलब क्या है, वैसे पढ़ा क्या जाता है आप लोगों को, मॉडुलस। ठीक है, अब मैंने बोला कि इफ z इक्वल टू में a प्लस आयोटा b है, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल में a प्लस आयोटा b है तो इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ z, पढ़ा हुआ 6th या 7th में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। इसको क्या पढ़ता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, या तो आप क्या पढ़ सकते हो, मॉड ऑफ z। क्या है, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या होगा, मॉड ऑफ z होगा √a² + b²। ठीक है, अगर आपसे कोई देता है कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में, इसका मॉड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² + b²। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, a हमने क्या पढ़ा था बताओ, a जो होता है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस में b कितना है हमारा, इमेजिनरी पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल z इक्वल में 2 प्लस में 3 आइटम, मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हमें मॉड बताना है, तो मॉड का मतलब क्या, अभी मैंने बोला मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z हमारा होता है a² √a² + b² √a। का मतलब क्या, रियल पार्ट, और रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस b², तो b कितना, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 9 कितना आ जाएगा, √30। मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा √30। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया, z इक्वल टू में -2 -3 आएगा, इसका मॉड बताओ क्या होगा। तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड फिर से हम क्या करेंगे बताओ, √a² + b², मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, √a² + b² होता है। तो a क्या है इस बार, a हमारा है -2, मतलब रियल पार्ट हमारा क्या है, -2 का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 का होल स्क्वायर। करोगे तो ये फिर से √13 आ जाएगा। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हो, ये जो z है, ये z बेसिकली है क्या, ये z1 ले लो, ये z2 ले लो, तो z2 जो है वो हमारा माइनस का ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 3 आयोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा z2, ये हमारा क्या है, माइनस का z1 है, माइनस का z1 है। और आप लोग यहाँ से एक चीज और देख रहे हैं, अगर z2 इक्वल में माइनस का z1 होगा तो उसका नेगेटिव का भी मोड क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब मोड ऑफ z2 इक्वल में क्या है, मोड ऑफ z2
है नहीं है, ठीक है, वो तो बाद में प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक करें इसका फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन जानते हो ना, जैसे हम पहले पढ़ते थे अलजेब्रा के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी को कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। तो अब इसका फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होगा? फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होगा? पहला, इसमें भी पहला क्या आता है? एडिशन। ठीक है, पहला क्या आता है? एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, इफ z1 इक्वल्स टू में a1 प्लस अयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू में क्या होगा? एंड z2 इक्वल्स टू में a2 प्लस अयोटा b2। तो आपसे कोई बोले कि बताओ z1 प्लस z2 कितना होगा? तो z1 प्लस z2 कितना होगा? ऐड कर दो, a1 प्लस अयोटा b1 प्लस a2 प्लस अयोटा b2। अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ ले लो, तो a1 प्लस a2 प्लस में इसमें से अयोटा कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? b1 प्लस b2। यही आपका फॉर्मूला बनता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? फिर से सेम, इफ z1 इक्वल्स टू में a1 प्लस अयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू में a2 प्लस अयोटा b2। और कोई बोले कि बताओ कि z1 माइनस z2 कितना होगा? तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, a1 माइनस a2 प्लस में अयोटा कॉमन ले लो, b1 माइनस b2। हो गया, बोलो कोई दिक्कत है तो? इधर वाला देख लिया था ना, मॉड वाला। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? z की मैग्नीट्यूड क्या होती है? रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसमें दो और हमारे ऑपरेशन बच गए, कौन कौन से? मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन। फिर से सेम, इफ z1 इक्वल्स में a1 प्लस अयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स में आपसे कोई बोले a2 प्लस अयोटा b2, तो बताओ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? तो z1 z2 में सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में अयोटा a1 a2 b1 प्लस में a1 b2। ये प्रूफ नहीं करवाया, ये डिवीजन वाला करेंगे ना, उसमें अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमें वैसे इनमें से कोई सा भी याद नहीं रखना, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके वहां पे देख लेना। जैसे एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, डिवीजन। डिवीजन में फिर से बोले, इफ z1 इक्वल्स में a1 प्लस अयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स में क्या है? बोलो a2 प्लस अयोटा b2। तो आपसे कोई बोलता है z1 बाई z2 बताओ, तो z1 बाई z2 कितना होगा? a1 प्लस अयोटा b1 अपॉन में a2 प्लस अयोटा b2। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था इमेजिनरी यूनिट में, कि नीचे हमारा कोई भी इमेजिनरी का पार्ट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इमेजिनरी का। तो क्या करेंगे? इमेजिनरी का नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि जैसे रूट में नहीं होता है, हम क्या करते हैं? उसको रैशनलाइज करते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या करेंगे? इसको भी रैशनलाइज कर देंगे। तो a2 माइनस अयोटा b2, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस, याद है ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2 माइनस अयोटा b2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, a1 प्लस अयोटा b1 इंटू में a2 माइनस अयोटा b2 अपॉन में यहाँ पे क्या है? a2 प्लस अयोटा b2 और यहाँ पे क्या है? a2 माइनस अयोटा b2। यही है, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? बोलो, इसको इससे सोल्व करोगे तो a1 a2, देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है इसमें, ऐसे तो किया इसको भी, a1 a2। फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, माइनस में अयोटा a1 b2। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, प्लस में अयोटा a2 b1 और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? बोलो, माइनस का अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर और फिर b1 b2 अपॉन में मोड में ये किस फॉर्म में? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्या होता है? प्रॉपर्टी पढ़ी है ना 9th क्लास में,
ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है a2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आयोटा b2 पूरा का पूरा x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो पूरा x ये y ये x ये y ये माइनस ये प्लस, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का होल स्क्वायर होगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ये एडिशन वाला मिटा दो ना, कितना हो जाएगा बोलो। इसे सोल्व करेंगे तो a1 a2 रियल पार्ट को एक साथ ले लो, a1 a2 और फिर माइनस आयोटा इसका लिए कितना होगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, प्लस का हो जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा b1 b2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूं, इन दोनों में से इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कौन सा पॉजिटिव है a2 b1, इसको इधर लिख लो माइनस में, इसमें क्या बच जाएगा बोलो, इसमें बच जाएगा a1 b2 अपॉन में क्या बच जाएगा a2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर और फिर b2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या बच जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन में a2 का होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस b2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम फॉर्मूला तो याद रखेंगे नहीं, इतना सारा कौन याद रखेगा, तो हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैंने बोला कि 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 3 आयोटा, इसको सॉल्व करके होगा। तो फिर से क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे पुट कर दो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा, क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, 2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 2 प्लस में 3 आयोटा, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस में 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बोलो, नीचे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर हो जाता है, सीधे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कर दो, तो a2 कितना है a2 ये है और b2 कितना है b2 इसका पार्ट है, वो देख लो a2 b2 आयोटा का पार्ट है, ठीक है। तो ये कितना है, ये हमारा b2, तो सीधे क्या करेंगे 2 2 जा 4 प्लस में 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर में तो 4, ये तो किया है ना a प्लस b आयोटा b का होल स्क्वायर सॉल्व, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 -9 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा बोलो 12 आयोटा, कोई दिक्कत है बोलो, 2ab होता है ना, अपॉन में नीचे कितना है 13, इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -5 प्लस में 12 आयोटा अपॉन में 3, ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, शेयर कर दो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, जितना हो सके उतना फैलाओ।